नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके 16वां भाग हम पहले ही सुन चुके हैं। 17 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जिले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा ना पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य ना चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में उसने 100 रुपये जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी ना खाया था। जालपा ने कई बार कहा चलो कहीं घूम आवे, तो उससे भी उन्होंने बातों में ही टाला था। बस कल का ही दिन था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे क्या जवाब दूंगा। दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था। क्या वह 1 महीना भर के लिए और ना मान जाएगी? इतने दिन वह और ना बोलती तो शायद वह उससे उड़न हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा सराफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेल आऊं, मगर बादलों को देखकर रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्ना थी। उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई थी और मोहब्बत और मुल्हाजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती थी। जालपा ने कहा, तुम खूब आई। आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। रतन ने निष्ठुरता से कहा, मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौट जाना है। बाबूजी को कल याद दिलाने आई हूं। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, खूब याद है। अभी सर्राफ की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी लेता हूँ, मगर इन चीजों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी एक महीने से कम चीज तैयार ना हो, पर होगी लाजवाब। जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी ना पिघली। तिनक कर बोली, अच्छा अभी महीना भर और लगेगा? ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में भी पूरी ना हुई। आप उससे कह दीजिएगा कि मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां ही पहनती होंगी, मेरे लिए इसकी जरूरत नहीं है। रमानाथ, 1 महीना ना लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीने तो मैंने अंदाजन ही कह दिया था। अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में ही लग गए। रतन, मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई। आप मेरे रुपए लौटा दीजिए। बस सुनार मैंने बहुत देखे। आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं ना देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी ही बना देगा। अब आप रुपए मांग रही हैं, सराफ रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नजरों से देखकर कहा, क्यों? रुपए क्यों ना लौटाएगा? रमानाथ, इसलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है वह उसे कहाँ बेचता फिरेगा। संभव है 4-6 महीने बिके ना बिके, सबकी पसंद एक जैसी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसने देर की है, उसका दंड वही भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए। आपसे यदि सराफी से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मोहब्बत की बात सबब से कुछ ना कह सकते हो, तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं, आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वाह, अच्छी दिल लगी है। दुकान नीलाम करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस घड़ी थी।
जब उसने रतन से रुपए लिए। बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सराफे की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन, मैं जब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन, कल किस वक्त? रमानाथ, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। रतन, पूरे रुपए लूंगी, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपए लेकर टाल दो। रमानाथ, कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। ये कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते लाना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंबर दास को दिया और मानिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विशंबर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विशंबर, और वह जो घर पर ना मिले? रमानाथ, मिलेंगे, वह इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका प्रयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उसकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम है, वह चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौटकर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसने टहलते हुए देखकर भी कुछ ना बोली। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने तो नहीं लग गए शैतान? जो कहीं रमेश रुपए दे दे तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास ना हो। ससुराल वालों को नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। माणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए, आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए ना दिए तो फिर बात भी ना पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं कि जब चाहा शतरंज खेलने को बुलाए तो दौड़ा चला जाऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। आखिर विशंबर लौटा। मानिक ने लिखा, आजकल बहुत तंग हूं। मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया। मतलबी कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़ा जाता। खैर, देखा जाएगा। चुंगी के लिए अब माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना रखे हैं और बड़ी कठोरता से इसका पालन करता हूँ। उसमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार ना करूँगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा। जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहाँ मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वह कदाचित आकाश की काली अभेद मेघ शक्ति की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी होती है जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सोचता, कान खुले रहते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। भाग 18। संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनना शुरू कर दिया था। खोंचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज वह प्रातःकाल आया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार ना फंसा। वही 10 रुपए मिलकर रह गए। जब अपनी आबरू बचाने का उसके पास कोई उपाय न था, रमा ने रतन को झांसे देने के लिए ठान ली। वह खूब जानता था
कि रतन की यह अधीरता केवल इसलिए है कि शायद उसके रुपए मैंने खर्च कर दिए। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वह शांत हो जाएगी। रमा उसे रुपए से भरी हुई थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वह खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर की थी। आज की आज की आमदनी के 800 रुपये उसके पास थे। इसे वह अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गरज थी कि रमा से आज आमदनी मांगता। रुपए गिनने से ही छुट्टी मिली। दिन भर वही लिखते लिखते और रुपए गिनते गिनते बेचारे की कमर दुख रही थी। रमा को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला, थैली उठाओ, चलकर जमा कराएं। चपरासी ने कहा, खजांची बाबू तो चले गए। रमा ने आंखें गाड़ कर कहा, खजांची बाबू चले गए? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? अभी कितनी दूर गए होंगे? चपरासी, सड़क के नुक्कड़ तक पहुंच गए होंगे। रमानाथ, यह आमदनी कैसे जमा होगी? चपरासी, हुक्म हो तो बुला लाऊं। रमानाथ, अजी जाओ भी, अब तक तो कहा नहीं, अब उन्हें आधे रास्ते में बुलाने जाओगे? हो तुम भी नीरे बचिया के ताऊ, आज ज्यादा छान गए थे क्या? खैर, रुपए इसी दराज में रखे रहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहाँ रुपया नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं रहती। कहीं रुपए उठ जाए तो मैं बेगुनाह मारा जाऊं। सुबेते का ताला भी तो नहीं है यहाँ। रामानाथ, तो क्या? तो फिर ये रुपए कहाँ रखूं? चपरासी, हुजूर अपने साथ लेते जाइए। रमा तो यही चाहता था कि इस इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चला। सोचता जाता था कि अगर रतन भभकी में आ गई तो क्या पूछना। कह दूंगा 2 ही 4 दिन की कसर है। रुपए सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन ना मिले? रमानाथ अभी तैयार नहीं था। मैंने समझा रुपए लेता चलूं, जिसमें उन्हें तसल्ली हो जाए। जालपा, क्या कहा सराफे ने? रमानाथ, कहा कहा क्या, आजकल करता है। अभी रतन देवी आई नहीं? जालपा, आती ही होंगी, उसे चैन कहाँ है। जब चिराग जले तब तक रतन न आई तो रमा ने समझा कि अब ना आएगी। रुपए अलमारी में रख दिए और घूमने चल दिया। अभी उसे 10 मिनट ही हुए होंगे कि रतन आ पहुंची और आते बोली, कंगन तो आ गए होंगे। जालपा, हाँ आ गए, पहन लो। बेचारे कई दफा सराफ के पास गए, अभागा देता ही नहीं, हिले हवाले करता है। रतन, कैसा सराफ है? कितने दिन हो गए हिले हवाले कर रहा है। मैं जानती कि रुपए झमेले में पड़ जाएंगे तो देती ही नहीं। ना रुपए मिलते हैं ना कंगन मिलता है। रतन ने यह बात कुछ ऐसे अविश्वास से भाव से कही थी कि जालपा जल उठी। गर्व से बोली, आपके रुपए रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाइए। अपने बस की बात होती तो अब तक सराफ देगा तभी तो लाएंगे। जब सराफे ने दिए ही नहीं तो कहां से लाएंगे। रतन, कुछ वादा करता है, अब कब तक देगा? जालपा, उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे तो कर चुका है। रतन, तो इसके मानी है यह है कि अब वह चीज ना बनाएगा। जालपा, जो चाहे समझ लो। रतन, तो मेरे रुपए ही दे दो, बाज आई ऐसे कंगन से। जालपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, यह आपके रुपए रखे हैं, ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले, इसलिए वह बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपए देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता है तो रुपए रहने दो। जालपा, मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे देगा। जब चीज तैयार हो जाएगी तो रुपए मांग लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए हो या ना रहे। रुपए आते तो दिखाई देते हैं, पर जाते नहीं दिखाई देते। ना जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा। जालपा, तो यहाँ भी तो वही हाल है।
फिर पराई रकम घर में रखकर जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड भोगना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी हो गए थे। हम लोग जागते ही रहे, पर ना जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर दिया। 10,000 की चपत पड़ गई। कहीं वह दुर्घटना फिर हो जाए तो कहीं के ना रहे। रतन, अच्छी बात है, मैं रुपए लिए जाती हूँ, मगर देखना निश्चिंत ना हो जाना। बाबूजी से कह देना शराब का पेड़ ना छोड़े। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि सिर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन में उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूमकर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपए दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आंखें फैलकर फैलकर माथे पर जा पहुंची। घबराकर बोला, क्या कहा? रतन को रुपए दे दिए? तुम्हें किसने कहा था कि उसे रुपए दे देना? जालपा, उसी के रुपए थे तो तुमने लाकर रखे थे। तुम खुद ही उसका इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे जाते ही वह आई और कंगन मांगने लगी। मैंने झल्लाकर उसको रुपए फेंक दिए। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपए मांगे तो ना थे। जालपा, मांगे क्यों नहीं? हाँ, जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लुटाती हो, अपने पास ही बड़े रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसी शक्की मिजाज वालों का रुपए मैं नहीं रखती। रमानाथ, ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे काम मत क्या करो। जालपा, तो अभी क्या हुआ? उसके पास जाकर रुपए मांग लाओ। मगर अभी से रुपए घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मोल लोगे? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की शक्ति भी उसमें ना रही। रुआसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया था कि ये रुपए रतन के हैं, तो इसका संकेत तक नहीं दिया कि मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपए मत देना तो जालपा का कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, इस समय झल्लाने और बिगड़ने से समस्या हल न होगी। शांत चित्त होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपए वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय वह यहाँ से आई है, अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझको क्या शामत सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन ना घूमने जाता तो कौन सा मरा जाता था। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने का उताही हो रही है। 10 मिनट की अनुपस्थिति से सारा खेल बिगड़ गया। वह कह रही थी कि रुपए रख लीजिए। जालपा ने जरा समझ से काम किया होता तो यह नौबत काहे की आती। लेकिन फिर भी बीती हुई बातें सोचने लगा। समस्या है, रतन से रुपए वापस कैसे लिए जाए। क्यों ना चलकर कहूँ, रुपए लौटाने से आप नाराज हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपए ना लाया था, सराफ से इसलिए मांग लाया था जिससे वह चीज बनाकर दे दे। संभव है वह खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपए दे दे। बस इस वक्त वहां जाना चाहिए। वह निश्चय करके उसने घड़ी पर नजर डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नित्य ही कोई ना कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती ही रहती थी। रतन का एकांत निरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहां बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियां जल रही थी। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झुला रही थी। हू हा मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी ऊनी ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करें, पर वकील साहब को खड़े देखकर वह संकोच के मारे उधर ना जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रमा बाबू आओ, कहो तुम्हारे म्यूनिसिपल बोर्ड में क्या खबर है। रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई। वकील, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्ड में तो पास कर दिया है।
जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार ना होगा, हमारा कभी उद्धार ना होगा। आप तो यूरोप ना गए होंगे। ओह, क्या आजादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उल्लास है। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है। और स्त्रियां भी सचमुच देवियां हैं, इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद। यह सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद है। रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों को जो थोड़ा बहुत हाल पढ़ा था, उसके आधार पर बोला, वहां स्त्रियों का आचरण तो बहुत कुछ अच्छा नहीं है। वकील, नॉनसेंस। अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किस युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों तले उंगली चबाते हैं। आपका अंतकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुषों को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना नहीं रह सकते। पर जहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा पाते हैं, यहाँ वहाँ यह जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती हैं कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। यह समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वह देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने से जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। कामलिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहां लोगों की मनोवृत्तियां संकुचित रहती हैं। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूँ। कितनी ही सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूँ, नाचा भी हूँ, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द ना निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहाँ नहीं है। रमा को इस समय इन बातों से कोई आनंद न आया। वह तो इस समय दूसरी ही चिंता में मगन था। वकील साहब ने फिर कहा, अब तक हम स्त्री पुरुषों के अबाध रूप में अपना अपना मानसिक विकास न करने देंगे। हम अवनीत की ओर खिसकते चले जाएंगे। हम अवनति की ओर खिसकते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर न बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर न डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती, जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो क्यों अखबारों में इतना कोहराम मच जाता है। यूरोप में 80 वर्ष के बूढ़े युवतियों से विवाह करते हैं, 70 वर्ष की वृद्धाएं युवकों से विवाह करती हैं। कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। हम बूढ़ों को मरने के पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी किसी सहगामिनी की जरूरत होती है तो वह बुढ़ापे में ही, जब उसे हरदम किसी अवलंब की इच्छा होती है, जब वह परमुखापेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो बात करने का विचार अवसर मिले। इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। उसका वहां जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, ये इतने लड़के किधर से आ गए। वकील, रतनबाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। ना जाने कहाँ से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार है तो जाइए। रमा तो यह चाहता ही था। चट झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सबों का पेट नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, तो मैं तो थक गई हूँ। यह कहकर वह पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सब के सब अपनी बारी के उतावले होने लगे। रतन के हाथों 2 बारियां आ चुकी थी, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तो तीसरी बार झूले और बाकी बैठे मुंह ताके। 2 उतरते तो 2-4 झूले पर बैठ जाते। रमा को बच्चों से नाममात्र का भी प्रेम ना था। इस वक्त फंस गया था, क्या करता। आखिर आधा घंटे की बेगार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज गए थे। मतलब की बात कैसे छेड़े।
रतन तो झूले में इतनी मगन थी मानो उसे रुपयों की सुध ही नहीं थी। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पैग मारिए। रमा बचपन से ही झूले पर बैठते डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा, पर इस अनुरोध से ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे? रतन दो बच्चों को लेकर बैठ गई और यह गीत गाने लगी। कदम की डारियां झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पैंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे। उसका दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से फिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष में चुभती चली जा रही है। रतन लड़कियों के साथ गा रही थी, कदम की डारियां झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूलन आई। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला ना बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगे। रतन, आपको पैंग मारना नहीं आता? कभी झूला नहीं झूले? रमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ, इधर तो वर्षों से ही नहीं बैठा। रतन, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से ना छू लो तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई, फिर कभी आऊंगा। रतन, अभी अभी कहाँ देर हो गई, 10 ही भी तो नहीं बजे। घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है, खूब झूल कर जाइए। कल जालपा को भी लाइए, हम दोनों झूलेंगे। रमा झूले पर से उतर आया और उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा तब गिरा। वह लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे कुछ होश ही ना रहा। पाँव आप ही आप पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी। कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा, आज संकोच में बढ़कर कैसे बाजी हाथ से खोई है। वहां से चुपचाप अपना सा मुंह लिए लौट आया। क्या उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? रतन, कुछ हवा तो नहीं थी जो उसे खा जाती? सहसा उसे याद आया, थैली में 800 रुपए थे। जालपा ने झुंझलाकर थैली को बिना देखे ही फेंक दिया। शायद उसने भी नहीं गिना, नहीं तो जरूर कहती। कहीं ऐसा ना हो थैली किसी और को दे दे और रुपए में मिला दे, तो गजब ही हो जाएगा। कहीं का ना रहूंगा। क्यों ना इसी वक्त चलकर बेशी रुपए मांग लाऊं। लेकिन देर बहुत हो गई, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर यह 200 रुपये मिल जाए तब भी तो 500 रुपये की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर की बेड़ा पार लगाए तो कुछ हो सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध ना हुआ तो क्या होगा, यह सोचकर वह कांप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए। उसके हाथ पांव जोड़ूं, संभव है कुछ दया आ जाए। वह सराफ को जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वह लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया। कहिए रुपए कब मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, बहुत जल्द मिलेंगे भाई, देर नहीं। देखो गंगू के रुपए चुकाए हैं, अब की बारी तुम्हारी है। चरणदास, वह सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए ना लिए होते तो हमारी तरह टापा करते। साल भर हो रहा है, रुपए सैकड़ों का सूद भी रखिए तो 84 रुपए होते हैं। कल आकर हिसाब कर दीजिए। सब नहीं तो आधा तिहाई कुछ तो दे दीजिए। लेते लेते रहने से मालिक को ढांढस रहता है। कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो उसे शंका होने लगती है कि इनकी नीयत खराब है। तो कल कब आइएगा? रमानाथ, भाई कल मैं रुपए लेकर तो ना आ सकूंगा। जो जब कहो तब चला आऊं। क्यों इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपए का बंदोबस्त ना करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी? सेठ जी एक कौड़ी भी तो ना देंगे।
उन्होंने यही बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झल्लाकर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूँ, बड़े मुंशी जी नहीं है। मैं मर नहीं रहा हूँ, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूँ, इतने अधीर क्यों होते हो? चरणदास, साल भर हुआ एक कोड़ी नहीं मिली, अधीर ना होता तो क्या हो? कल कम से कम 200 गिनकर रखिएगा। रमानाथ, मैंने कह दिया मेरे पास रुपए नहीं है। चरणदास, रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो रुपए नहीं है। कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी आएगा जरूर। रमा के पास उसका कोई जवाब ना था। आगे बढ़ा, इधर आया कि कुछ काम निकलेगा, उल्टा तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा ना भेज दे, आग ही हो जाएंगे। जालपा भी समझेगी कैसा लाबड़ी आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो ना निकलते थे, पर उसका एक एक रोआ रो रहा था। जालपान से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की थी। वह समझदार औरत है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है, तो वह मुझे कभी उधार गहने ना लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफायत से काम नहीं किया? मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1000 से कम ना हुई होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए अवश्य ही अदा हो जाते। मगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी। इनकी क्या जरूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज सैर करने जाती थी। सैकड़ों रुपए तांगे वाली ले गया होगा, मगर यहाँ तो उन पर रोब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान जाए कि लाला निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जानने पाए। वहारी बुद्धि। दरवाजे के लिए पर्दों की क्या जरूरत थी? 2 लैंप क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाई क्यों बनवाई? उसने रास्ते में ही उन खर्चों का हिसाब कर तैयार कर लिया, जिससे उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है, उसको इसकी चिंता नहीं रहती कि वह क्या खाता है, कितना खाता है, कि कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे याद आता है कि कल मैंने पकौड़ियाँ खाई थी। विजय बहुमुखी होती है, पराजय अंतर्मुखी। जालपा ने पूछा, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। रमानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपए मेरे थे। जालपा, तो मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो नहीं। मगर उसके पास से रुपए कहीं जा तो नहीं रह सकते, वह आप ही भेज देगी। रमानाथ, माना, पर सरकारी रकम तो कल ही दाखिल करनी पड़ेगी। जालपा, कल मुझसे 200 रुपए ले लेना, मेरे पास है। रमा को विश्वास न आया, बोली, कहीं कहीं हो ना तुम्हारे पास, इतने रुपए कहाँ से आए? जालपा, तुम्हें किससे इससे क्या मतलब? मैं तो 200 रुपए देने को कहती हूँ। रमा का चेहरा खिल उठा, कुछ कुछ आशा बंधी। 200 रुपये यह दे दो, 200 रुपये रतन से ले लूँ, 100 रुपये मेरे पास है, कुल मिलाकर 300 की कमी रह जाएगी। मगर यही 300 रुपये कहाँ से आएंगे? ऐसा कोई नजर नहीं आता जिससे इतने रुपए मिलने की आशा हो सके। हाँ, अगर रतन सब रुपए दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही आधार है, रह गया है। जब वह खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? रमानाथ, सोच किस बात की? क्या मैं उदास हूँ? जालपा, हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो, मगर मुझसे बताते नहीं हो। रमानाथ, ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे क्यों छिपाता? जालपा, वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे? ऋषियों की आज्ञा भी जो नहीं है। रमानाथ, मैं उन ऋषियों के भक्त में नहीं हूँ। जालपा, वह तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर देख पाती। रमाद, वहां तुम अपनी ही प्रतिमा देखती। रात को जालपा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वह चिल्ला पड़ी। रमा ने चुपकर पूछा, क्या क्या है?
जालपा, क्या स्वप्न देख रही हो? जालपा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखकर कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी, ना जाने कैसा सपना देख रही थी। रमानाथ, क्या देखा? जालपा, क्या बताऊं, कुछ कहा ही नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें कई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं, कितना भयंकर रूप था। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हंसी में उड़ा दिया था। इस समय वह अपने को सशंकित होने से ना रोक सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं इन्हें क्यों पकड़ लिए जाते हो? जालपा, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय कांप रहा है। थोड़ी देर के बाद रमा ने नींद में बकना शुरू कर दिया। अम्मा, कह देता हूँ कि मेरा मुंह ना देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जालपा को अभी तक नींद ना आई थी। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे, सुनकर रोए खड़े हो गए हैं। स्वप्न देखते थे क्या? रमा ने लज्जित होकर कहा, जी हाँ, ना जाने क्या हो देख रहा था, कुछ याद नहीं। जालपा ने पूछा, अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, यूं ही बकने लगा हूँ। जालपा, अच्छा तो करवट सोना, चित सोने से आदमी बकने लगता है। रमा करवट पौड़ गया, पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उसकी रक्षा कर रही हैं। जगते हुए 2 बज गए। सहसा जलपा उठ बैठी और सुराही में पानी उडेलती हुई बोली, बड़ी प्यास लगी थी, पर तुम क्या अभी तक जाग रहे हो? रमा, हाँ जी, नींद उचट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपये कहाँ से आ गए, मुझे इसका आश्चर्य है। जालपा, ये रुपए मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाईज में मिले और कुछ पहले से रखे थे। रमानाथ, तब तो तुम रुपए जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहाँ क्यों नहीं जमा किए? जालपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपए की परवाह नहीं है। रमानाथ, अपने भाग्य को कोसती होगी। जलपा, भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को वह औरत कोसे जिनका पति निकट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तीनों से स्त्री को छेड़ता रहे, तानों से स्त्री को छेड़ता रहे, बात बात पर बिगड़े। पुरुष मन का हो तो स्त्री उसके साथ उपवास करके भी प्रसन्न रहेगी। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूँ? जालपा ने प्रेम पूर्वक गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उससे तुम कहीं बढ़कर निकले। मेरी 3 सहेलियां हैं, एक का पति भी ऐसा नहीं है। एक एमए है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी पर वैश्यागामी, तीसरा घर घुस्सू है पर बिल्कुल निखट्टू। रमा का हृदय गदगद हो उठा। ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया था। इतना दुराव करने रखने पर भी जब इसे मुझसे इतना प्रेम है, तो मैं अगर इसे निष्कपट होकर रखता रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय रहता। अब तक हम 18 भाग सुन चुके हैं, शेष हम अगले भाग में सुनेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।